क्या हाल चाल है? बढ़िया। सब बढ़िया। आज चलिए, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के वन शॉट में आपका स्वागत करते हैं। और आज कोशिश करेंगे दोस्त मेरे, न्यूमेरिकल का सिंगल शॉट आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिंगल शॉट न्यूमेरिकल की दुनिया में। पहला न्यूमेरिकल है एक वस्तु स्थिर स्थिति। वाह, बहुत बढ़िया। यू का मान हो जाएगा 0। अगर कोई वस्तु स्थिर स्थिति में है, ध्यान दीजिएगा, स्थिर स्थिति में है तो यू का मान हो जाएगा 0। से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होते हैं। 8 सेकंड बाद इसकी गति। टाइम का मान दे दिया। एकदम सिंपल अटेम्प्ट करना है दोस्त मेरे। गति क्या होगा खुद से एकदम लगा लो। v बराबर u प्लस ए टी लगा लो। u का मान 0 हो गया, a का मान 4 हो गया, t का मान 8 हो गया। 8 चौका 32 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। सी। आपका विज्ञान कहाँ मिलेगा? अभी दोस्त मेरा नया एडिशन आने वाला है तो उस पर काम चल रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी बदलाव हुआ है तो बुक में भी बदलाव हो रहा है। अगला, एक क्रिकेट की गेंद ऊपर से फेंकने पर, ये लो ऊपर से, एक तो देगा क्षैतिज वाला, एक ऊपर से फेंका। ऊपर से फेंका तो यू का मान अपने मन से 0 ले लेंगे। 5 मीटर की अधिकतम ऊपर फेंकने पर, अच्छा ऊपर फेंक रहा है, ये लो ऊपर फेंक रहे हैं तो 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई, एस का मान हो गया 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो भी का मान हो गया 0। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? u बराबर वॉट। जी का मान अपने मन से ले लेना 10। क्यों ले लेना है? क्योंकि सब 0 0 में है। फॉर्मूला लगा देना है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। भी स्क्वायर हो जाएगा 0, यू स्क्वायर निकालना है, -2 इंटू 10 इंटू एस का मान हो गया 5, 10 50 50 दूनी 100, यू का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। देखो तो आ रहा है क्या आंसर? एक या तो क्षैतिज में देगा या तो उदग्र में देगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की ओर जाएगा -g, नीचे की ओर आएगा +g। ऊपर की ओर जाएगा -g, नीचे की ओर आएगा +g। अगला अगला, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर, चलो छोड़ दिया, ले छोड़ दिया, यू का मान 0 ले लो। ऊपर से नीचे गिरेगा, यू का मान 0, नीचे से ऊपर जाएगा, भी का मान 0। पृथ्वी के सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। टाइम का मान हो गया 4 सेकंड। तो भवन की ऊंचाई एस बराबर वाट। जी का मान अपने मन से ले लेना। देखो सब 9.8 का गुणनफल है, इसलिए 9.8 ले लेना है। खट से लगा देना है दोस्त मेरे, एस बराबर यूटी, या नीचे की ओर है ना तो +12 GT स्क्वायर। बताओ जल्दी से व्हाट इज द आंसर? एस बराबर यू तो 0 है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ जी का मान हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, बोले तो 4 का स्क्वायर। 16 8 9 72, 78.4 आ जाएगा इज द राइट आंसर। अप्रॉक्स में देखो वही है, अप्रॉक्स में देखो वही ना है। 9 8, यहाँ 2 8 16 कट जाएगा, 9 8 72 तो लगभग 78 आएगा। उससे नीचे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आंसर। मेरे मॉक में 58 आ रहा है, अगर एलपी में तू अमर है, अमर है तू, तुरा कोई नहीं रोक सकता है। रेड डेटा हैंडबुक के बारे में दोस्त मेरे कहा जाता है कि इसमें लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीव जंतु और पेड़ पौधे रखते हैं। जो लुप्त होने वाले हैं या जो संकट में हैं, जो लुप्त होने वाले हैं या जो संकट में है, वैसे जीव जंतुओं को इसमें रखा जाता है। उदाहरण बाघ, ये डॉल्फिन, गोरैया, गिद्ध इत्यादि। जो कहेगा रेड डेटा बुक में किसको रखा था? जो लुप्त हो गए या जो संकट में है, दोनों को। जो लुप्त हो गए और जो लुप्त होने वाले हैं। बता, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कौन सा कथन सही है? भैया एफ बराबर फॉर्मूला होता है ma, त्वरण यहां से निकालोगे, ए बराबर हो जाएगा F/m, EV10 ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। एकदम सिंपल, लेकिन जरा सा मिस करोगे गड़बड़ हो जाएगा। आज आपका पैर छू के अच्छा लगा सर, ऑफलाइन में ज्वाइन किए करने वाले थे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम खूब आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़िए आप।
एफ बराबर एम ए बराबर एफ बाई एम, 10/10 इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। देखो तो ये हो रहा है क्या आंसर? एकदम जरा सा भी गड़बड़ी नहीं करना चला। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल अवेलेबल है। पर्यावरण का फेफड़ा किसे कहते हैं? वन को। पर्यावरण का फेफड़ा वन को कहते हैं। वृक्ष, साग, झाड़ी में किसका तना मजबूत होता है? वृक्ष का तना सबसे मजबूत होता है। सबसे अधिक ह्यूमस वाली मृदा को क्या कहा जाता है? वर्ण में पाया जाता है सबसे अधिक ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ। हमको ये बताओ तो ह्यूमस में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? एक ऑप्शन है मीथेन और दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, C4H10। बताओ क्या हो जाएगा? ह्यूमस में कौन सी गैस होती है? बताओ जल्दी, ह्यूमस में कौन सी गैस होती है? मीथेन या ब्यूटेन? ह्यूमस में कौन सी गैस होती है दोस्तों? ने मीथेन की ब्यूटेन? जल्दी बताओ। ह्यूमस में मीथेन होता है, गोबर गैस में भी मीथेन होता है, खाली एलपीजी में ब्यूटेन होता है। खाली एलपीजी में ब्यूटेन होता है। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ। धान के खेत में भी मीथेन, धान के खेत में भी जाइएगा दोस्त मेरे तो मीथेन होता है। बताओ 8 केजी द्रव्यमान के किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है और वस्तु का वेग 4 से 9 तक बढ़ा जाता है तो लगाए गए परिणामी बल F बराबर, एक तो फॉर्मूला होता है ma, एक फॉर्मूला होता है ma के जगह पर v माइनस यू बाई टी, और एक होता है संवेग में परिवर्तन अब बट्टा समय। यहां फॉर्मूला आपका लग, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर? सी नंबर आ रहा है क्या? 9 में से 4 गया 5, 8 पंच 40, 2 20 न्यूटन इज द राइट आंसर। आ रहा है क्या इतना? मेरे भगवान राम हैं झा सर, वाह क्या बात, बड़ा। इतना तारीफ नहीं करो दोस्त मेरे, हम कोशिश कर सारे टीचर जितने भी आपको पढ़ाते हैं ना दोस्त मेरे, और आपके पिताजी, यही दूगो हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। रेशा दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक जो हम लोग बनाते हैं, जैसे ये सब रेशा हम लोग बनाए हैं, लेकिन जूट वगैरह प्राकृतिक है, पटसन वगैरह। तो एक पादप से मिलता है, एक जंतु से। कपास, जूट, फ्लेक्स ये सब पादप से, ऊन, रेशम ये सब जंतु से मिलता है। और संश्लेषित जो बनाते हैं इनको रासायनिक संश्लेषण विधि द्वारा पॉलिस्टर, नाइलॉन। सबसे पहला जो है नाइलॉन है, जल्दी पानी को अवशोषित, कम पानी को अवशोषित करता है, जल्दी सूखता है, पॉलिस्टर। ये सब पादप से पाया जाता है, कपास, जूट ये सब। जंतु से पाया जाता है ऊन, रेशम। पॉलिस्टर जल्दी सूखता है, सूती वस्त्र लेट से सूखता है। पहला कृत्रिम रेशा है नाइलॉन, संश्लेषित को ही हम लोग नाइलॉन भी कहते हैं। आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिला, आज ग्रुप डी का एग्जाम था, साइंस में टेस्ट किए हैं, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। बता, किसी वस्तु का संवेग इतना है, सेकंड में इतना परिवर्तित होता है, वस्तु पर कार्य कर रहा बल अभी तुरंत बताया, F बराबर ma भी होता है, एम ए के जगह पर v माइनस यू बाई टी भी होता है, और यही एक और फॉर्मूला होता है इसका, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो बताओ यहां दे दिया है, समय दे दिया और संवेग में परिवर्तन दे दिया। संवेग में परिवर्तन हो गया 10 और समय हो गया 0.02। यहां से पॉइंट उड़ेगा तो 1 10 गुना 100, पॉइंट उड़ेगा, 2 को 0 है बटा 2, तो ये हो जाएगा 1000 बटा 2 यानी 500 न्यूटन। संवेग में परिवर्तन बटा समय भी इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कुछ दिन पहले अपने पर भरोसा नहीं था, अब फुल कॉन्फिडेंस है, पढ़ने से हो जाता है दोस्त मेरे, पढ़िएगा आपका काम हो जाएगा। इतना जूल 80 किलोग्राम के भार उठाने के लिए खर्च की गई थी, तो द्रव्यमान डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बराबर, सीधा लगा दो mgh, अगर हाइट निकालना है तो वही एक फॉर्मूला है। 9800 है, m का मान 80 है, g का मान तुमको 9.8 लगाना पड़ेगा, इसलिए कि यहां 98 दिख रहा है, और तब h का मान लगाओ। यहां से पॉइंट उड़ाओ, ये 10 हो गया, ये 1010 गया, ये 98 से काटोगे तो ये हो जाएगा 100। अब यहां से दोस्त मेरे h बराबर हो जाएगा 100 आप बट्टा 8,
12 8 96, देखो तो कितना आता है, हमको तो लगता है 12.5 आ जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। बफरिंग हो रहा है, मोबाइल आपका गड़बड़ होगा, देखिए थोड़ा सा। 12.5 आ रहा है। जब ये हाइट निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh लगा दो, कुछ नहीं करना। अब पावर निकालना हो, पावर के लिए फॉर्मूला होता है mgh/t, पावर इज इक्वल टू mgh/t। अगला देखो, जानतब रेशा ऊन और रेशम। ऊन क्या है, यह हमें भेड़, बकरी, याक और अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन ऊष्मा का कुचालक है और यह जंतुओं को गर्म रखता है, ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। बताओ तो ऊन क्या करता है। एक ऑप्शन है तुम्हारा गर्मी देता, दूसरा गर्मी को रोकता, गर्मी देता और गर्मी को रोकता। व्हाट इज द आंसर। एक ऑप्शन है गर्मी देता और एक ऑप्शन है गर्मी को रोकता। एलपीसीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहेगा, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, खूब मैक्सिमम बना के आइएगा दोस्त। बताओ आंसर। ये गर्मी को रोकता है, गर्मी को क्या करता है, रोकता है। चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है, कह रहा है क्वेश्चन, कोई कार्य किसमें नहीं किया गया। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कूली किसी बस में किसी कार तक वजन ले जाता है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है। बताओ किसमें कार्य नहीं किया गया, ये क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से। एक कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इज द राइट आंसर। यही आंसर हो जाएगा आपका। द राइट आंसर ये, क्योंकि इसमें विस्थापन का मान 0 है। W बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे एफ एस कॉस थीटा, विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है तो इसमें विस्थापन 0 नहीं है। कूली किसी बल को किसी बस से किसी कार तक वजन ले जा रहा है, तो यहां हम लोग थीटा 90 के कारण कार्य 0 लिखते हैं, लेकिन थीटा 90 हरदम कूली का रहता नहीं है, कूली ऐसे ऐसे करते रहता है। तो जब थीटा 90 और विस्थापन 0 में कोई एक चुनना हो तो विस्थापन 0 चुनना है, क्योंकि थीटा हमेशा कूली अगर बोझा लेकर जाएगा तो हरदम वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। एस ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला कहता है यदि किसी वस्तु का वेग, जितना इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, इतने न्यूमेरिकल पढ़ के जाना। यदि किसी वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग का दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। इससे ज्यादा आप न्यूमेरिकल के बारे में नहीं हो सोचिएगा, थोड़ा बहुत एक दो चार टाइप और देख लीजिएगा, काफी है। शुरुआती वेग से 2 गुना है, इसको 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, इज द राइट आंसर। कुछ नहीं सोचना है। एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाए, ये दुगुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। ये दुगुना होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। आंसर 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। यहां कह रहा है कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, तब भी 4 गुना मारना। अब 3 गुना वाला ऑप्शन नहीं आता है, वृद्धि देता है तब भी 4 गुना आता है। कभी कभी ऑप्शन में बच्चा 3 गुना मार देता है इसको। अगला देखो क्या है, अगला कहता है 800 किलोग्राम, इतना से बढ़कर इतना हो गया। जब भी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, इस टाइप का दे दे, दो गो वेग हाफ m v1² माइनस v2² दे दे तो कुछ नहीं करना है, हाफ m का मान हो जाएगा 800। आप v1² ले लेना है, बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 30,000 जूल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 किलो जूल, इज द राइट आंसर। 800 किलोग्राम का एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर, जब ये वेग दो वेग दिया तब अगर ऊर्जा मांगे ना तो फॉर्मूला लगाना हाफ m v1² माइनस v2²। देखो सब दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। देखो 30 किलो जूल आंसर आ रहा है क्या आंसर। एक हल्का और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनका संवेग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा समान होगा, गतिज ऊर्जा अगर समान होगा तो सीधा बात होगा, और अगर संवेग समान होगा तो उल्टा बात होगा। एक बात हम आपको बते हुए किए थे, संवेग समान तो उल्टा बात होगा, उल्टा बात होगा।
तो कहते हैं बताओ हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा इनमें से किसका संवेग अधिक होगा, तो किसका संवेग अधिक होगा, तो जल्दी से बताओ भारी पिंड का। सीधा बात मतलब भारी वाले का अधिक होगा, सीधा बात का मतलब भारी वाले का अधिक होगा। देखो एक बार फिर समझाते हैं, एक हल्का और एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, गति ऊर्जा समान होगा, सीधा बात। अधिक किसका होगा, जो भारी होगा, भारी वाले का अधिक होगा, हल्के वाले का कम होगा। अगर संवेग समान रहता तो उल्टा हो जाता, अगर संवेग समान रहता दोस्त मेरे तो उल्टा हो जाता। अब देखो कह रहा है 5.6 किलो जूल, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर कह देगा 5.6 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5.6 गुना 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। अब 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो देख लो 15, इस सब ये भी 14 है, ये भी 14, ये भी 14 है, तो 5 तिया 15 लगभग ये 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0.6 ज्यादा है। देखो इसको गुना नहीं करना है, 10 टू पावर 6 है, ये 5 तिया 15 0.6 ज्यादा है, तो ये 20 के आसपास आ गया, इज द राइट आंसर। 2.4 का था, 2.4 से यहां गुना करते, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इसमें हम लगभग कवर किए हैं। कहता है क्वेश्चन, पृथ्वी किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, तो द्रव्यमान 20 केजी, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, W बराबर mg कर देना है, W का मान हो जाएगा 200, m का मान 20, g का मान निकालना है, ये कट गया, 2 धन 20, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ 9.8 भी दिया हुआ है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, यहाँ एक जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ प्लस में होता, एक जगह माइनस में होता। यहाँ ऑप्शन 9 होता 9.8 है, लेकिन यहाँ मारेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू रखने पर 10 आ रहा है, ये वैल्यू रखने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 9.8 नहीं माना। बस छोटा छोटा चीज के लिए दोस्त मेरे गलती होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी का 6 गुना अधिक है, तो एफ का मान क्या हो जाएगा। एफ बराबर फॉर्मूला होता है G(m1m2 बटा आर स्क्वायर। 6 गुना अगर होगा तो ये F1 बराबर G(m1m2 बटा 6 गुना अधिक मतलब 6R का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 1/36 G(m1m2 बटा आर स्क्वायर, यानी 1/36 हो गया, मतलब 1/36 गुना हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 1/36 गुना इज द राइट आंसर। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 1/36 गुना इज द राइट आंसर। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर 36 x गुना 36 है, x गुना 36 है मतलब 36 गुना बढ़ा, और अगर x बटा 36 है तो 36 गुना घटा, x गुना 36 है 36 गुना बढ़ा, x बटा 36 है 36 गुना घटा, ये ध्यान रखिएगा। यहां तो सीधे 1/36 है। एक स्रोत तरंग 0.3 सेकंड में 40 सेकंड बताए भी थे हम, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। एक शिखर और एक गर्त, शिखर मतलब क्रेस्ट, और एक गर्त, एक शिखर और एक गर्त की अगर हम बात करें तो ये एक दोलन होता है, एक दोलन होता है। और आवृत्ति की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो 1 सेकंड में दोलन की संख्या, 1 सेकंड में दोलन की संख्या देख लो, एक शिखर एक गर्त एक दोलन, और आवृत्ति होता है 1 सेकंड में दोलन की संख्या। 40 शिखर, शिखर और गर्त आप समझते होंगे, क्रेस्ट और ट्रफ। ये ऊपर वाला है क्रेस्ट, नीचे वाला है ट्रफ। क्रेस्ट का मतलब हो गया श्रृंग, और ट्रफ का मतलब हो गया गर्त। कहता है एक स्रोत तरंग 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 0.3 सेकंड में 40 दोलन है, क्योंकि 40 शिखर और 40 गर्त है, एक शिखर एक गर्त मतलब एक दोलन, इसलिए 1 सेकंड में 40 बट्टे
0.3 दोलन पर सेकंड। दोलन पर सेकंड को ही हर्ज कहते हैं। पॉइंट उड़ेगा 3, 133.33 हर्ज इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना है, एक शिखर एक गर्त में एक दोलन, और एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 0.3 सेकंड में 40 शिखर, 40 गर्त में 40 दोलन, तो एक सेकंड में 40 बटे 0.3 दोलन पर सेकंड। देख लो, ये एलपी का पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस, बहुत बढ़िया, उत्तल लेंस कह रहा है, एफ का मान हो जाएगा +10 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष पर रखा गया। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? V बराबर वॉट, 1/लेंस ना है, तो लेंस होगा दोस्त मेरे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। खट से ही फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। खट से ही फॉर्मूला लगाओ। 30 सेंटीमीटर की दूरी, प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी? चूंकि लेंस है तो यहां माइनस हो जाएगा, दर्पण होता तो प्लस हो जाता। लगाओ एंड गेट द रिजल्ट। इतना ही टाइप दोस्त मेरे प्रैक्टिस करके जाना काफी है। मान लीजिए, मान लेते हैं, चलो, किसी अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का बन रहा है। समान आकार का बन रहा है मतलब इधरे बन रहा है, यानी -20 सेंटीमीटर आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए किसी अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया, उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का बन रहा है। समान आकार का बन रहा है मतलब u का मान भी 20 से होगा, क्योंकि ये वस्तु अगर समान आकार का प्रतिबिंब दूरी 20 है तो वस्तु दूरी भी 20 होगा, अर्थात वक्रता केंद्र पर होगा वस्तु। तो उल्टा बनता, दर्पण का वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। नहीं समझा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी का रहा, प्रतिबिंब दूरी समान है, दूरी पर समान आकार का, समान आकार का, तो समान आकार का तभी बनेगा जब सेंटर पे वस्तु होगा, सेंटर पे प्रतिबिंब बनेगा। जितना वस्तु दूरी उतने प्रतिबिंब दूरी। अगर प्रतिबिंब दूरी दे दिया तो उतने वस्तु दूरी होगा, वही वक्रता केंद्र, वही दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। वही दर्पण का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। अगला अगला अगला, यदि किसी, दोस्ती पढ़ा हुआ है ना, तो इतना ही न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस करके जाना। यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहां होगा? देख लो, अवतल दर्पण है, 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, बहुत बढ़िया बात, ये 18 है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पे रखा गया। इस सेंटर ही ना 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब तो भैया इसी तरफ बनेगा, यहीं वस्तु रहेगा तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा। यानी दर्पण ये सामने है, ये पीछे है, तो कहां प्रतिबिंब बनेगा बताओ? दर्पण के सामने बनेगा और 36 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने बनेगा और 36 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा। अगर कह रहा है फोकस दूरी 18 है और कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो 18 दूनी 36 सेंटर पे वस्तु है, तब कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेंटर पे वस्तु है, सेंटर पर बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, और जितना दूरी पर वस्तु है उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, 36। लेकिन दोस्त मेरे पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं। एक लेंस जिसका पावर 2 डायोप्टर, फोकस दूरी क्या होगा? देखो P बराबर होता है 1/f जब मीटर में होता है, और P बराबर होता है 100/f जब सेंटीमीटर में होता है। हमको कह रहा है फोकस दूरी इतना है, फोकस दूरी निकालिए, तो पहले इसी से निकालते हैं। F बराबर 1/P, 1/2 बराबर 0.5 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर।
ये फॉर्मूला लगाए हम, तो जो लगाएंगे तो वैल्यू मीटर में आएगा, मीटर में आएगा तो 50 से, या ये फॉर्मूला लगाता डायरेक्ट आ जाता 100/2 बराबर 50। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ये फॉर्मूला लगाते तब भी आता, लेकिन चूंकि हमको मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है तो पहले हम मीटर में निकाल लिए, ऑप्शन नहीं था, सेंटीमीटर में बदल दिए, आंसर आ गया। रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम मादा रेशम कीट अंडा देता है जिनसे लार्वा निकलता है, और इन लार्वा को कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये लार्वा का अगली अवस्था में प्रवेश करना प्यूपा या कोशित कहलाता है, और कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन का बना पदार्थ स्रावित करता है जिसे रेशम कहते हैं। रेशम जो होता है वो दोस्त मेरे उसमें प्रोटीन होता है, और लार्वा की अगली अवस्था को प्यूपा कहते हैं। लार्वा की अगली अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। कोकून से मिलता है दोस्त मेरे, किससे मिलता है, कोकून से। हीरे का अपवर्तनांक इतना है, प्रकाश की तो हीरे में प्रकाश की चाल म्यू बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे C/V। म्यू दे दिया अपवर्तनांक 2.42, सी का मान 3 × 10⁸ अब बट्टा भी, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, आप पढ़े होंगे। तो म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम मतलब हीरे में प्रकाश की चाल आपसे मांग रहा है, हीरे में प्रकाश की चाल मांग रहा है भैया, कुछ ना करना है। भी बराबर 3 × 10⁸ बट्टा 2.42 भागा दे दो, ये 10⁸ रहबे करेगा, एक से भागा दोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जो आएगा उत्तर हो जाएगा 1.24। बच्चा कर रहा है 1.24 इज द राइट आंसर। ये करोगे 242 301 मरतबे 58 580, तो 250 दूनी 500, 2 मरतबे कटेगा। हीरे में प्रकाश, ये फॉर्मूले होता है म्यू बराबर 3 × 10⁸ अब बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो ई क्वेश्चन पूछता है, रेशम का धागा इसी कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है, कोकून से। रेशम का धागा, बाकी कुछ नहीं पूछता है, रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है दोस्त मेरे, कोकून से। 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस यानी एफ का मान दे दिया है -30 सेंटीमीटर के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यू का मान दे दिया -45 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बराबर व्हाट, कैसे बनेगा बताओ। हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, यू और एफ दिया हुआ है ना, यहां से भी निकाल लो। 1 लेंस है ना, 1/f इज इक्वल टू या 1/v, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां से इसको उधर लेके जाओ, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है, आवर्धन अगर लगाओगे तो फॉर्मूला होता है -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बट्टा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो तुमको पता है, u भी पता है, भी पता चल जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज पता चल जाएगा। यहां से आप भी निकाल लो, तो ई 1/v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 1/f, f का मान कितना है -30 प्लस 1/-45। यहां से भी का मान निकाल लो, यहां से भी का मान निकाल के यहां पुट कर दो। मान लो भी का मान कुछ भी आया, मान लो भी का मान 25 आया, एलसीएम लेके बन निकाल लेना, तो -25/u हो जाएगा। यू का मान ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है कितना, -45 पुट कर दो। अब बराबर हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 4, अब गुना भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां से तुमको भी निकालना होगा, हम माने हैं भी का मान -25, हम भी का मान ये माने हैं, कुछ भी आ सकता है, यहां सॉल्व कर लो, जो आएगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे
सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा ना उसको यहाँ भी का मान यहाँ रख देना, यू का मान ऑलरेडी पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है पहले से, 4 जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कभी कभी डबल स्टेप में भी सवाल देता है। अगला 1.5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में इतना वोल्ट लगाया जाता है तो परिपथ द्वारा खर्च शक्ति, शक्ति बराबर होता है शक्ति यानी पावर, P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर। अब यहां से तुमको V दे दिया है, यहां से तुमको R दे दिया है, तो फॉर्मूला लगा दो P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बोले तो 150 का होल स्क्वायर अब बटा R 1.5। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। पॉइंट उड़ाओगे तो 15 15 225 होता है। बताओ आंसर कितना आ जाएगा। यहां से वी स्क्वायर बाय आर करोगे तो 150 गुना 150 बटा 1.5, पॉइंट उड़ गया 10, 15 से गुना हुआ 10, हो जाएगा 15 पर 1 2 3 गो 0 इज द राइट आंसर। 15 पर 3 गो 0 इज द राइट आंसर। तार है क्या? एकदम चला, जितना न्यूमेरिकल दे रहे हैं इतना न्यूमेरिकल आप बना के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध 1.5 एम्पियर विद्युत धारा 1 मिनट में, तो निष्कासित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? H बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी, पी वी आई टी को P इंटू टी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला में तुमको R दे दिया है, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकंड दे दिया है, और I दे दिया है, आई स्क्वायर आर टी लगा दो। H बराबर आई स्क्वायर यानी 1.5 का होल स्क्वायर इंटू आर का मान 10 इंटू टी का मान 1 मिनट है तो 60 सेकंड लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। अगला 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 देख लो, रेशम कीट का पालन, कोकून, इसी से दोस्त मेरे तुमको रेशम मिलता है। कहां होता है? सहतूत के वृक्ष पर होता है। मादा अंडे देती है और सहतूत की पत्ती पर देती है। कहता है क्रमशः इतना इतना ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, जोड़ दो, ये लो जोड़ दिए। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 6 ओम और 12 ओम। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को ऊर्जा कितनी मिली? तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे 6 गुना 12 बटा 6 प्लस 12, 12 6 18, 12 6 के 72, 72 बटा 18, 18 चौका 72, 4 ओम आ गया। अब H बराबर फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर इंटू आर हो गया 4 इंटू टी हो गया 1, 3 3 9 बटा 4, 4.5 इज द राइट आंसर। हाँ 9/4 ना है रे, तो 9/4 है 2.25, 2.25 जूल इज द राइट आंसर। चलो अगला अगला 200 वाट के 5 लैंप 50 पैसे किलोवाट आवर की दर से 4 सेकंड में खपत की गई ऊर्जा, तो 200 गुना 5 गुना 4 घंटा में खपत की गई, गुना बटा 1000, इतना यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का दाम 50 पैसा दिया है, 10101010 गया, 2 5 10, 5 5 गया, यानी 4 यूनिट बिजली खपत हुआ। 1 यूनिट का दाम है 50 पैसा, तो 2 रुपया खर्चा होगा। 1 यूनिट का दाम 50 पैसा, 4 यूनिट खर्चा हुआ तो 2 रुपया खर्चा हुआ। आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर 1 सेकंड में इतना 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, इसका मतलब 1 एम्पियर की धारा है। ये हमेशा ध्यान रखना, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो वैल्यू होता है 6.25, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है।
और ये हमेशा ध्यान रखना है n बराबर होता है आई टी बाई ई। कभी कभार i का मान 1 एम्पियर दे दे, 1 सेकंड दे दे, तब तो इतना वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कभी कभार IA के मान बदल देता है, तो वैल्यू पुट करना होगा जो भी एम्पियर होगा। n क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। कभी कभार ये आई बदल देता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और दोस्त मेरे लगभग सारे टाइप के न्यूमेरिकल आज हमने आपको करवा दिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। और एकदम कल फिर कुछ नया चीज लेके आएंगे आपकी सेवा में, और कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया क्लास आपको मिले जिससे आपकी मदद हो। थैंक यू वेरी मच।